व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नया यूनिट, जिसमें 3 चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर 7, फिर चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर नंबर 9। तो ये तीनों चैप्टर्स को इस यूनिट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट यूनिट में चलेंगे। तो देखो हमने क्या करना है। जो सबसे पहला चैप्टर्स आज हमने पढ़ना है इस यूनिट का, हुआ है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। देखो क्लास 11 में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। बट अब हमने तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है एग्रीगेट लेवल का। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आज के वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट देखना है वो एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि व्हाट इज एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप याद करो, नेशनल इनकम को मैंने आपको बताया था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात होगी फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स मीन्स विच आर रेडी फॉर यूज, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स है याद करो जल्दी से। नेशनल इनकम इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स थे। सबसे पहला जो सेक्टर था वो था हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें हम जैसे लोग आ जाते थे। उसके बाद था फॉर्म सेक्टर, जिसमें एक फॉर्म प्रोडक्शन यूनिट आ जाता था। उसके बाद था गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट की एक्टिविटी आ जाती थी। और लास्ट था हमारा, जिसको हम लोग फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है, कुछ लोग इसको अब्रॉड सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये 4 सेक्टर्स थे पूरे इकोनॉमी में। आर प्लानिंग टू बाय, यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ें एक्चुअल नहीं होती है, यहाँ पे एस्टिमेटेड होती है। प्लानिंग टू बाय एट इज गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरिंग इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है वो सारे सेक्टर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने का प्लानिंग कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एक चीज को समझना है कि अगर हम लोग एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी करेंगे, डिमांड होगा तो एक्सपेंडिचर भी होगा। तो क्या मैं एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट रख दूं? बिल्कुल रख सकता हूं। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मींस द सेम। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि अगर डिमांड होगा तो एक्सपेंडिचर भी होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के टोटल 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट में जैसे इंडिविजुअल, हम आप जैसे लोग आ जाते हैं, तो हमने अपने बेसिक नेसेसिटी पे जितना भी कंजम्पशन करना है वो सबका सब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंडर में आ जाएगा। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब कि एक फर्म कैपिटल गुड्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट्स करता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिनोटेड बाई आई। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट में दोनों ही एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी और गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। अब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है कि गवर्नमेंट बेसिकली जो भी खर्च करती है लॉ एंड ऑर्डर्स पे, जो भी वो खर्च करती है एजुकेशन सर्विसेज पे, जो भी खर्च करती है हेल्थ सर्विसेज पे, जो भी वो बेसिक सर्विसेज पे खर्च करती है, वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एज वेल एज उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि एक गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से अलग हट करके कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है। जैसे गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी में बड़े बड़े डैम्स बनाती है, रोड्स बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, कुछ फ्लाईओवर्स बनाती है, तो ये सब गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट के दोनों ही एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी के साथ। और लास्ट आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इंपोर्ट। तो अब एक्सपोर्ट्स क्या होता है कि हमारे खुद की डोमेस्टिक टेरिटरी के जो गुड्स हैं उसका डिमांड अगर बाहर की कंट्री में हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, और बाहर की किसी गुड्स की डिमांड हम अपने कंट्री में कर रहे हैं तो उसको हम लोग इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। तो अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की, तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको कैसे दिखेंगे, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस वन। सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों को ऐड कर देंगे, ये कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। बट हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल। अब 2 सेक्टर मॉडल एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसको समझो।
तो टू सेक्टर्स मॉडल में जो हमने पढ़ना है वो है प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी टू सेक्टर्स मॉडल में जो हमने पढ़ना है वो प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी टू सेक्टर्स मॉडल की अगर बात करें तो एडी इज इक्वल टू हो जाएगा C+I। बस हम लोग को ये पढ़ के चलना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको हम लोग टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करें या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो सबसे पहले ये समझना होगा कि देयर एग्जिस्ट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। यानी इनकम और लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम अपना डिमांड भी क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। अब देखना है सबसे पहले इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, देन हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो सबसे पहले हमने 4 कॉलम लिया है, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एडी। तो इनकम हमारा क्या है 0, 100, 200, 300, 400, ये 100 का इंक्रीजमेंट है। कंजम्पशन क्या था 60, उसके बाद ये 80 का इंक्रीजमेंट। जब इनकम हमारा 100 का इंक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन हम लोग 80 का इंक्रीजमेंट ले रहे हैं कि 60 से ये 140 हो गया, फिर ये 220 हो गया, फिर ये 300, फिर 380, फिर 460, ऐसे करके ये बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है कि बेसिकली वैसा इन्वेस्टमेंट जो इनकम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, यानी इनकम बढ़ेगा तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे सारे लेवल ऑफ इनकम पे ये 40 40 40 यानी चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो इनकम के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब ऑब्वियसली है कि अगर आप इनकम ज़्यादा कमाओगे तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करोगे। तो यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लिसिटी रखने के लिए हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। तो ऑटोनोमस में क्या हो गया कि सारे लेवल ऑफ इनकम पे ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडी। तो एडी हमने पढ़ना था टू सेक्टर मॉडल C+I। तो देखो यहाँ पे C+I यानी कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को आप ऐड करते जाओ, एडी आ जाएगा। तो 60 + 40 100, 140 + 40 180, 220 + 40 260, यानी C और I को ऐड करते जाओ, एडी निकल के आ जाएगा। अब अगर आप इस एडी को और कंजम्पशन कर्व पे प्लॉट करना चाहो तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले वो समझो। तो ग्राफ बनाने के लिए ये जो हमारा एक्स एक्सिस है इसमें मैं इनकम ले लेता हूँ और जो वाई एक्सिस है इस पर मैं एग्रीगेट डिमांड ले लेता हूँ। अब इनकम मेरा क्या है 0, 100, 200, 300, तो 0, 100, 200, 300 ये 700 तक चला गया। उसके बाद जो हमारा कंजम्पशन है इसको मैं कैसे प्लॉट करूंगा, तो कंजम्पशन हमारा क्या था 0 पे 60, तो 0 पे 60 है यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 100 पे 40, 100 पे 140 यहाँ आ जाएगा, 200 पे 220, 200 पे 220 ये कुछ यहाँ आ जाएगा, फिर 300 पे 300, 300 पे 300 कुछ यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये कर्व जो है अपवर्ड स्लॉपिंग ऊपर की ओर जाता हुआ कर्व बन जाएगा। उसके बाद अब प्लॉट करना है इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट हमने रखा है सिंप्लिसिटी के लिए ऑटोनोमस, यानी सारे लेवल ऑफ इनकम पे ये सेम रहेगा कि 0 इनकम पे भी ये 40 था, 100 पे भी ये 40 है, 200 पे भी 40 है, 300 पे 40, 400 पे 40। तो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाता है। उसके बाद अब हमने प्लॉट करना है एग्रीगेट डिमांड को। तो देखो एग्रीगेट डिमांड में क्या था, 0 इनकम पे ये कितना था 100, तो 0 इनकम पे 100 यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये 100 पे 180, 100 पे 180 यहाँ आ जाएगा, 200 पे 260, 200 पे 260 ये कुछ यहाँ आ जाएगा, फिर 300 पे 340, 300 पे 340 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंजम्पशन कर्व के जस्ट पैरेलल एक अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस कर्व के कुछ पॉइंट्स भी हमने एग्जाम्स में लिख करके आने हैं। सबसे पहला एग्रीगेट डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ C+I, यानी जो एग्रीगेट डिमांड है ये कॉम्बिनेशन होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। देखो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दोनों को कंबाइन कर दो मिल जाएगा एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद देयर इज द सम पॉजिटिव एक्सपेंडिचर इवन द इनकम इज 0, यानी अगर हमारा इनकम 0 है फिर भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं। अब देखो इस वाले पॉइंट को सबसे पहले समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा इनकम 0 है फिर भी हम 60 रुपीज़ का खर्च कर रहे हैं। यानी कि एक आम इंसान, हम और आप जैसे लोग अगर इनकम कुछ भी ना कमा रहे हो तो भी हम लोग का कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज होता है जिसको पूरे करने पड़ते हैं। तो अगर हमारा इनकम 0 है, हम कुछ भी ना कमा रहे हो तो भी हम कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे। तो इनकम 0 है फिर भी 60 रुपया खर्चा हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस
ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट करा जाएगा सी बार से। ये सी बार होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन जो यहाँ पे इनकम हमारा जीरो है, इवन इनकम हमारा जीरो है, फिर भी हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो कर्व पे अगर इसको दिखाएं तो जीरो इनकम पे भी 60 का खर्चा हो रहा है, यानी इतना एरिया जो हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं सी बार। तो सी बार इज दैट पॉइंट वेयर द इनकम इज जीरो एंड देयर इज द सम पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व। कंजम्पशन कर्व जो होता है ये अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व होता है, ऊपर की ओर जाता हुआ कर्व होता है। अब कर्व अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व होता है, ये हमने आपको 11th में बता दिया था कि व्हेन द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट्स, जब टू एलिमेंट्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो इनकम जो कर्व हमारा बनता है वो अपवर्ड स्लॉपिंग होता है। तो कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व बिकॉज देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के कारण, देखो इनकम अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ा लेंगे, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ ना। अगर मेरा इनकम घटेगा तो हम अपना कंजम्पशन भी घटा लेंगे। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के कारण जो कंजम्पशन कर्व है ये अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो इन्वेस्टमेंट कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना? बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है? ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम है। तो जब ये सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम होगा तो ये एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ऑल्सो अपवर्ड स्लॉपिंग। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ये भी अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व है बिकॉज देयर एग्जिस्ट द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इनकम और लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के कारण जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो भी एक अपवर्ड स्लॉपिंग कर्व बन जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के। आई होप कि ये पॉइंट, ये सारा टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अब आप इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाना शुरू कर दो। कल के वीडियो में हमने देखना है इसका नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वो वीडियो कल आपके पास आ रही होगी। आई होप कि आपको सारा टॉपिक क्लियर है। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। और इसके बाद जो पहले वाले चैप्टर जिसको आपने कंप्लीट कर रखा है उस सारे चैप्टर्स का प्रॉपर रिवीजन भी आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं करते वो चैप्टर्स आपके माइंड से निकल जाएंगे। तो पिछले वाले चैप्टर्स का आप रिवीजन स्टार्ट कर दो और इस चैप्टर्स का प्रॉपर नोट्स बनाओ। किसी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। और आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद रखो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।